वार्ता होगी भाई जी। छोरो हट्टा में बिठा दे चोट बकरी तू कोनी गोट वैर कोनी गाल यार देख के नकदी ठोट गल से ना रखो जदी मौज में ही रहूं रोज चाय खाली हो या भरी रहूं मेरी कोच। छोरो विनर है मैंगो खावे डिनर है पार्ट टाइम पुण्य करे फुल टाइम सिनर है फीलिंग सिनर है रैप गेम कमा छोरो जादू करे जिया बिच रहे ट्रूथ बिटर है लोग साइड स्विचर है जो साथ खाया पिया बेही यार साला स्विचर है तू मैं उड़ा रही यार सारी फिकर है ठाडी में फिल्म चले मैं वही फिकर है। कौन चले कौन टले मेरा ध्यान कोनी गोली बाजी वाला मन ज्ञान कोनी गोली आवे है चलानी चाहे बंदा मरवा लो मैं नॉर्मल बंदा भगवान कोनी लागी जाट गेला यारी आग ला देवेंगे यार पानी ये भी गोली रा चला देवेंगे महंगा रखना भी होवे हथियार लाजमी रे मारी संगत में बड़े खूंखार आदमी घंटा फर्क नहीं बोले के चार आदमी बस दूर रहो पक्का मैं बेकार आदमी घंटा फर्क नहीं बोले के चार आदमी रे बस दूर रहो पक्का मैं बेकार आदमी खुली आंखों से ही देख रहा हूँ बड़े सपने गंद चैन पे सोया था मेरा खुद याद नहीं चाहिए रेंज रोवर पूरा हैंगओवर नींद कच्ची पक्की चाहिए हॉट शावर गड़ी आराम की ढिला ढिला लवर साले में तू चिड़ा जो मने मिले कोनी मेरे पर्सनल किसे गिला गिले कोनी मैं तो बिना देखे मार दे तीर टारगेट पे बेचार लाख मारे पर फिले कोनी रगड़ के ऊपर जा जुटा दो सीधा बिड़ले खाज मिटा दो सरपंचों सा ताज हटा दो सतरंगा कोई बाज बना दो जिंदगी लागी लाज मिटा दो मन फाइनल सरबाज बिठा दो किसने देखा काल रे बेटे सिस्टम सारा याद दिखा दो। सो आई एम बैक हेयर आई एम ठीक है। सो आज अपनी लास्ट क्लास होने वाली है चैप्टर नंबर 4 की ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन की चैप्टर नंबर 4 की आज अपनी लास्ट क्लास होने वाली है। सर एक बात बताओ वो सब तो ठीक है लेकिन आपने गाना क्यों चलाया था? सर मेरा मन कर रहा था आज की क्लास इस तरीके से स्टार्ट करने का ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं ठीक है। वेट अ मिनट। बूम आ गया जी। हम कहाँ पे थे? इधर थे हम ठीक है। पेटेंट तक हमने कर लिया था। यहाँ से अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है। चलो जी 1 मिनट रुको 1 मिनट रुको 1 मिनट रुको। चलो जी यहाँ से आ जाता है भाई हमारा सबसे पहला वर्ड दैट इज परक्यूजिट ठीक है। सर परक्यूजिट क्या होता है? सैलरी एंड पर्क्स। जब आप टैक्स में जाओगे ना, टैक्स में कैसे जाओगे मतलब जब आप एग्जीक्यूटिव में जाओगे मॉड्यूल 2 के अंदर एक चैप्टर रहेगा, एक हेड रहेगा सैलरी। सैलरी के साथ अपन एक चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है परक्यूजिट। सैलरी क्या होता है सर? हमको सैलरी पता है। सैलरी मतलब क्या? पैसे देना, कैश में देना, दैट इज कॉल्ड सैलरी। बट जो बड़े बड़े लेवल पर होते हैं ऑफिसर्स जैसे कि आईएएस ऑफिसर हो गए या फिर कोई कंपनी के डायरेक्टर हो गए, उनको सैलरी में कैश के साथ साथ जो सैलरी इन हैंड होती है, कैश इन हैंड होता है, सैलरी के साथ साथ उनको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी होते हैं। जैसे आईएएस है, आईएएस को घर मिलता है, गाड़ी मिलती है, पुलिस वालों को गाड़ी मिलती है। सर वो क्या होता है? क्या वो फ्री में आता है? क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री आता है? नहीं सर, सैलरी के साथ साथ परक्यूजिट्स भी दिए जाते हैं। कई ऐसे होते हैं ना, बड़ी कंपनीज होती है, अपने बड़े अधिकारी को अपना खुद का स्कूल बना दिया सर, उसके अंदर एडमिशन करवा दिया सर। तुम दूर कहां पे रहोगे, अपना हॉस्पिटल बना दिया सर, वहां पर इलाज हो सकता है। उस चीज को कहा जाता है सर परक्यूजिट। मतलब क्या सर? जैसे कोई कंपनी है, मान लेते हैं अंबानी की कंपनी है, जियो फाइनेंस कंपनी है ठीक है, डायरेक्टर है या फिर कोई और पर्सन है ठीक है, वो कह रहा है कि सर मेरे बच्चे को स्कूल जाना है लेकिन मेरी सैलरी इतनी नहीं है। जो मालिक है उसने बोला कि सर कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना स्कूल बना देंगे, उसके अंदर अपने बच्चे को पढ़ाओ, नहीं तो हम आपके बच्चे की फीस जमा करवा देंगे, बच्चे को पढ़ाओ जहां पढ़ाना है। तो कैश के अलावा जो भी चीजें मिलती हैं दैट इज कॉल्ड परक्यूजिट्स ठीक है, दैट इज कॉल्ड परक्यूजिट्स ठीक है जी। आईएएस वगैरह को गाड़ी मिलती है, सर गाड़ी क्या होती है? परक्यूजिट। कैश के अलावा जो भी आइटम मिल रहा है दैट इज कॉल्ड व्हाट? परक्यूजिट्स ठीक है जी। चलो नेक्स्ट वर्ड है अपना पर्सनल गारंटी। पर्सनल गारंटी क्या होता है सर? मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर हिमांशु है एंड मिस्टर हेमंत है, एंड एक बैंक है। हिमांशु गया हेमंत के पास, सॉरी हिमांशु गया बैंक के पास, सर मेरे को 1 करोड़ का लोन चाहिए। बैंक ने बोला भाई तुम कौन हो, हु आर यू, आई डोंट नो।
हिमांशु ने फोन करा हेमंत सर को, हेमंत सर कहां पे हो? मैंने कहा घर पे हूं। बैंक वाले मेरे को लोन नहीं दे रहे 1 करोड़ का। मैं गया बैंक में, मैंने कहा सर इस बैंक में मेरा अकाउंट है, मेरे अकाउंट में 5-6 करोड़ रुपए पड़े रहते हैं, तो मैं हिमांशु की गारंटी देता हूं अगर इसने पे नहीं करा आपका अमाउंट तो मैं पे करूंगा। दैट इज कॉल्ड पर्सनल गारंटी। मैं किसी भी पर्सन की गारंटी ले रहा हूं कि सर अगर इसने अमाउंट पे नहीं करा तो आई विल पे द अमाउंट, आई विल बियर द लॉस। दैट इज कॉल्ड व्हाट? पर्सनल गारंटी। अगर ऐसा क्यों करा जाता है बताओ? अगर मैं नहीं आऊंगा, अगर मैं अपनी पर्सनल गारंटी नहीं दूंगा, तुमको कौन जानता है? तुमको कोई भी लोन नहीं देगा। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पर्सनल गारंटी। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट इज पिटीशन। देखो, पिटीशन एक अलग चीज है, सूट एक अलग चीज है। बहुत सारे लोगों को सूट एंड पिटीशन के अंदर डिफरेंस नहीं पता होता। लेट मी क्लियर दिस। सूट क्या होता है ना, जब भी दो लोगों के बीच में आपस में झगड़ा हो जाता है, दो लोगों के बीच में आपस में डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, कोर्ट में जाते हैं, सर हम दोनों के बीच में झगड़ा हो रखा है, इसको सुलझाओ सुलटाओ जो भी है वटएवर। सूट का काम क्या होता है? सर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, ठीक है, दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, मिस्टर हिमांशु है, मिस्टर अमन है, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। ये लोग चले गए कोर्ट में, सर हमको ये सॉल्व करके दो, हमारा झगड़ा सुलटाओ, हमारा जो कलेश है उसको खत्म करके दो। उस केस में फाइल करा जाता है सूट। लेकिन वहीं पे कोई एक पर्सन है, मान लो मैं हूं, ठीक है, मेरे कोई फंडामेंटल राइट अफेक्ट हो रहे हैं, कोई भी मेरा जो राइट है वो अफेक्ट हो रहा है, मैं कोर्ट के पास जाऊंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। मैं क्या करूंगा? सी दिस, आई विल रिक्वेस्ट टू द कोर्ट कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, इसको ठीक करवाओ, मेरा कोई राइट अफेक्ट हो रहा है उसको वापस से सही करवाओ। दैट इज कॉल्ड क्या? पिटीशन। उस केस में मैं क्या फाइल करूंगा? उस केस में मैं पिटीशन फाइल करूंगा। दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, क्या फाइल करेंगे? सूट। वहीं पर अगर मैं कोर्ट को कुछ रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दैट इज क्या? पिटीशन। जैसे सर क्या? जैसे एग्जांपल ऑफ रिट पिटीशन। रिट पिटीशन 5 तरीके की होती है सर, बहुत सारी होती है, 5 होती है, हमें पता है कौन सी होती है। एक तो मैंडेमस हो गया, सर्ट्योरारी हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, क्यूओ वारंटो हो गया, हेबियस कॉर्पस हो गया। सर ये रिट होती हैं, इसके अंदर हम कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये चीज गलत हो रही है या फिर मेरा ये राइट अफेक्ट हो रहा है, इसको प्लीज ठीक करवा के दो। दैट इज क्या? पिटीशन। ठीक है जी, चलो। जो बंदा पिटीशन फाइल करता है, पिटीशनर। पेटी कैशेस क्या होते हैं भाई? डे टू डे खर्चे के लिए। यहां पे ना मैंने एक बात बताई थी तुम लोगों को, ओवरहेड। ठीक है, क्या बताया था? ओवरहेड। ओवरहेड क्या होता है? सर एक्स्ट्रा खर्चे। एक्स्ट्रा खर्चे मतलब क्या? जो हमारे बिजनेस से बहुत कम रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, उसको कहा जाता है ओवरहेड। ठीक है, जैसे सर, जैसे क्या होता है सर? चाय पानी का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, दैट इज क्या? ओवरहेड। अब उन ओवरहेड को करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ कैश हम साइड में रख लेते हैं, उसको कहा जाता है पेटी कैशेस। पेटी कैश मतलब छोटा मोटा अमाउंट जो कि हम ओवरहेड को कवर करने के लिए रख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पेटी कैश। ठीक है जी। पिग क्या होता है ये अपन बाद में वोल्फ के साथ समझेंगे, वोल्फ आगे आएगा तब उस केस में हम पिग को भी समझेंगे। ठीक है जी। देन उसके बाद सर प्लेंटिफ, जो पर्सन प्लेंट फाइल करता है, प्लेंट इज इन द सिविल कोर्ट। ठीक है, सिविल केस के अंदर प्लेंट फाइल करी जाती है एंड क्रिमिनल केस के अंदर कंप्लेंट फाइल करी जाती है। जब भी कोई पर्सन प्लेंट फाइल कर रहा है उसको बोला जाएगा प्लेंटिफ। जो भी पर्सन प्लेंट फाइल कर रहा है उसको कहा जाएगा प्लेंटिफ। क्लियर? ठीक है। सिविल केस के अंदर क्या फाइल करा जाता है? प्लेंट। क्रिमिनल के अंदर कंप्लेंट। जो सिविल केस फाइल कर रहा है यानी कि प्लेंट फाइल कर रहा है उसको बोला जाता है प्लेंटिफ। जो कंप्लेंट फाइल कर रहा है उसको क्या बोला जाएगा? कंप्लेनेंट। ठीक है जी। देन उसके बाद ब्रदर 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 प्लीडिंग्स। प्लीडिंग्स के अंदर क्या होता है? देखो, प्लीडिंग्स तुम जेआईजीएल के अंदर जाओगे तो वहां पे पढ़ोगे। प्लीडिंग्स के अंदर भाई तुम्हारा सूट भी इंक्लूड होता है, तुम्हारी डिफेंस स्टेटमेंट भी इंक्लूड होती है। जो तुम्हारा प्लेंट हो गया, कंप्लेंट हो गया और उसके साथ आने वाली डिफेंस स्टेटमेंट, बोथ कम्स अंडर व्हाट? प्लीडिंग्स। ठीक है। मान लो मिस्टर ए है एंड मिस्टर बी है। मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या कर रहा है? प्लेंट फाइल कर रहा है, मतलब कोर्ट के अंदर जाके मिस्टर बी के अगेंस्ट प्लेंट फाइल कर रहा है। तो मिस्टर बी क्या चुपचाप बैठा रहेगा क्या? कोर्ट बोलेगा मिस्टर बी को, भाई क्या इसने जो एलिगेशन लगाए हैं तुम इसको मानते हो? मैं नहीं मानता हूं। तो बताओ ना क्यों नहीं मानते हो? उस केस में आप क्या फाइल करोगे? अपना डिफेंस स्टेटमेंट फाइल करोगे एंड उस डिफेंस स्टेटमेंट को भी बोला जाता है क्या?
प्लीडिंग्स। प्लीडिंग बेसिकली मीन्स कि भाई जो कोर्ट के अंदर हम रिटन स्टेटमेंट या फिर प्लेंट फाइल कर रहे हैं उसको सिंपली प्लीडिंग बोला जाता है। ठीक है जी। देन उसके बाद आ जाएगा भाई साहब पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? सर जितनी भी सिक्योरिटीज आपने रखी हुई है छोड़ दो, सिक्योरिटीज छोड़ दो, कोई भी चीज की लिस्ट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। मतलब सर हमने किसी भी चीज की लिस्ट बना रखी है, हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, पोर्टफोलियो। जैसे कि सर जब हम अपना डीमैट अकाउंट देखते हैं उसके अंदर बहुत सारी सिक्योरिटीज होती हैं, बहुत सारी सिक्योरिटीज होती हैं, उसको बोला जाता है पोर्टफोलियो। सर मेरी लिस्ट के अंदर ये सारी सिक्योरिटीज हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो। ये देखो, लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज ओन्ड बाय अ पर्सन और एनी इंस्टीट्यूशन। कोई भी पर्सन कोई एक सिक्योरिटी की लिस्ट को होल्ड करके रखता है या फिर सिक्योरिटी को होल्ड करके रखता है। कौन सी सिक्योरिटी होल्ड करके रख रखी है सर? जो भी लिस्ट बनेगी उसको बोला जाएगा क्या? पोर्टफोलियो। हमने बहुत सुना होगा स्टॉक मार्केट के अंदर मेरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, मेरे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, मेरे पोर्टफोलियो में लॉस चल रहा है, मेरा पोर्टफोलियो लाल पड़ा है। पोर्टफोलियो मतलब क्या ब्रदर? लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी जो एक पर्सन होल्ड करके रख रहा है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। देन उसके बाद आ जाता है भाई प्राइस बैंड। जब आप सिक्योरिटी लॉ में पढ़ोगे, जब मतलब आप सिक्योरिटी लॉ पढ़ोगे तो उसके अंदर कई सारे कंसेप्ट आते हैं। आईसीडीआर हो गया, देन उसके बाद आपका टेक ओवर हो गया। उसके अंदर है ना आपको बोला जाएगा सर एक कंपनी है, कंपनी ए लिमिटेड, ठीक है, वो शेयर्स इशू करना चाह रही है। वो क्या करना चाह रही है? शेयर्स इशू करना चाह रही है। तो भाई शेयर इशू करोगे तो कुछ प्राइस पे तो करोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं आज बोलूंगा भाई मेरी कंपनी है ए लिमिटेड एंड मैं आपको शेयर दे रहा हूं, ये लो। ऐसे तो करोगे नहीं, कुछ ना कुछ चार्ज करेगी कंपनी। अब एक केस में होता है फिक्स प्राइस और एक केस में होता है प्राइस बैंड। मतलब क्या होता है सर? मतलब क्या होता है सर? प्राइस बैंड के अंदर और फिक्स प्राइस के अंदर क्या क्या फर्क होता है? फिक्स प्राइस मींस कि सर कंपनी ने आपका प्राइस फिक्स कर दिया, 100 रुपए का शेयर है, खरीद लो, फिक्स प्राइस। प्राइस बैंड क्या होता है? कंपनी आपको एक प्राइस दे देती है, एक प्राइस का बैंड दे देती है, ये 100 रुपए, मतलब यार इससे लिखा नहीं जा रहा मेरे से, ये 100 रुपए एंड ये 120 रुपए। 100 से 120 के बीच में ही आपको बोली लगानी है, दैट इज कॉल्ड प्राइस बैंड। इसको प्राइस डिस्कवरी मेथड भी बोला जाता है। ठीक है भाई। प्राइस बैंड मतलब क्या? एक बैंड प्रोवाइड कर देंगे, एक बैंड प्रोवाइड कर देंगे 100 से 120 के बीच में आपको कोई एक बोली लगानी है। मान लेते हैं आपने 110 रुपए की बोली लगाई, अगर कंपनी का प्राइस डिस्कवर हुआ 110 रुपए तो आपको शेयर मिल जाएंगे, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस बैंड। ठीक है भाई। और दूसरा कौन सा होता है? फिक्स प्राइस इशू। सिंगल एक प्राइस दे दिया, खत्म हो गया गेम। ठीक है। देन उसके बाद प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग क्या मतलब? दोनों साइड से प्राइस को खींच रहे हैं। बियर है वो चाह रहा है कि भाई मैं प्राइस को नीचे लेके जाऊं, और जो वो बुल है वो चाह रहा है मैं प्राइस को ऊपर लेके जाऊं, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस रिगिंग। ठीक है भाई। ये देखो, एफर्ट्स ऑफ बुल्स एंड बियर्स टू मैनिपुलेट द प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी। सर बियर जो है नीचे खींच रहा है और बुल जो है ऊपर खींच रहा है, इसी को बोला जाता है प्राइस रिगिंग। सर ये क्यों करा जाता है? भाई बियर ने शॉर्ट सेलिंग कर रखी है, वो प्राइस को और नीचे 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 ले जाना चाह रहा है, और जो वो है बुल है भाई उसने कम रेट पे सिक्योरिटी खरीद रखी है, वो उसको ऊपर बढ़ाना चाह रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है प्राइस रिगिंग। इसलिए इन दोनों के बीच में कलेश चलते रहते हैं। ठीक है भाई। देन उसके बाद प्रिंसिपल। सर प्रिंसिपल हमारे स्कूल में होता था, ये वो वाला प्रिंसिपल नहीं है, उसकी स्पेलिंग भी PAL होती है, इसकी स्पेलिंग भी PAL होती है। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? सर जो मूल धन आपने दिया उसको बोला जाता है प्रिंसिपल। सर मूल धन क्या होता है? देखो, आपने मेरे से कोई लोन लिया, आपने मेरे से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, कितना? 1 CR का। अब मैंने आपको बोला भाई आप जब 1 करोड़ रुपए वापस करोगे, क्या मेरे को 1 करोड़ का 1 करोड़ ही दोगे? जब 3 साल, मान लो आपने 1 करोड़ का लोन लिया 3 साल के लिए, क्या आप मुझे 1 करोड़ ही वापस करोगे? कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जिसको हम नाम देंगे इंटरेस्ट, ब्याज। सर इंटरेस्ट क्यों दिया जाता है? प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से, कि अगर भाई मेरा पैसा मैं कहीं लगाता तो कुछ ना कुछ बढ़ के मिलता मेरे को, एंड जो प्राइस है, जो 1 करोड़ की वैल्यू है, वो कहीं ना कहीं कम हुई है ना, इसीलिए ब्याज लिया जाता है, इसलिए इंटरेस्ट लिया जाता है। दूसरी चीज, अब आप मान लेते हैं मैंने 10% का इंटरेस्ट लगाया हर साल, 30 लाख रुपए का मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया,
1 करोड़ 30 लाख रुपए हो गया। अब जब आप मेरे को 1 करोड़ 30 लाख रुपए दोगे तो जो 30 लाख रुपीज है ना, दैट विल बी माई इंटरेस्ट अमाउंट। जो 1 करोड़ आपने लिया, दैट इज क्या, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट सिंपल मतलब क्या, जो आपने लिया वही आप मेरे को प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। एंड जो एक्स्ट्रा आप दे रहे हो, दैट इज व्हाट, दैट इज इंटरेस्ट। ठीक है भाई। प्रोपराइटर, प्रोपराइटर मतलब क्या, सिंगल बिजनेस ओनर, दैट इज कॉल्ड प्रोपराइटर। ठीक है। लाला जी बैठे होते दुकान पे, ऐसे ऐसे वाले, उनको भी बोला जाता है क्या, प्रोपराइटर। जो एक सिंगल पर्सन है और वो फर्म को, सॉरी कोई एक बिजनेस को ओन करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोपराइटर। ठीक है भाई। देन उसके बाद प्रोसिक्यूटर, इसका पूरा नाम होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसको लिख लेना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, देखो क्रिमिनल केस हुआ, अब क्या है, क्रिमिनल केस इज नॉट अगेंस्ट द इंडिविजुअल। मान लो किसी का रेप हुआ, ठीक है, तो इट इज नॉट अगेंस्ट दैट पर्सन ओनली, इट इज अगेंस्ट द स्टेट। कि सर आपकी जो गवर्नमेंट है वो कर क्या रही है, आपकी गवर्नमेंट के अंदर इतने ज्यादा हीनियस क्राइम्स हो रहे हैं, तो व्हाट इज योर गवर्नमेंट डूइंग। इसलिए क्या करते हैं, जो डिफेंस लॉयर है वो तो अपना केस लड़ ही रहा है, जो मेन पर्सन है जिसके साथ कुछ गलत हुआ, जिसके साथ कोई क्राइम हुआ, उसका केस कौन लड़ता है, उसका केस लड़ता है प्रोसिक्यूटर। देखो, इट रिप्रेजेंट द स्टेट इन अ क्रिमिनल केस। सर क्रिमिनल केस में स्टेट मतलब क्या, बताया ना अभी कि सर अगर कोई क्रिमिनल केस हो रहा है, उस केस में स्टेट के अगेंस्ट में वो केस होता है, ना कि इंडिविजुअल के अगेंस्ट में। ये चीज समझ आई। ठीक है। प्रोसिक्यूटर कौन होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, जो पर्सन जो केस कर रहा है उसके बिहाफ पे जो लड़ रहा है उसको बोला जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एंड जो दूसरा पर्सन है उसको डिफेंस लॉयर बोला जाता है, दैट्स इट। ठीक है। प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस मतलब क्या, देखो एक सेकेंड रुको, मैं आ गया वापस, रुको, चलो जी। ठीक है। हाँ, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस। सर प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कोई भी कंपनी शेयर इशू कर रही है, कोई भी कंपनी क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है। मान लेते हैं ए लिमिटेड है, वो शेयर इशू कर रही है अपने, ठीक है सर, मान लिया हमने। अब क्या है, वो कंपनी शेयर इशू कर रही है और तुम उसमें इन्वेस्ट करने वाले हो। मिस्टर बी हैं, वो एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं, मिस्टर बी हैं, वो एक कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो भाई तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम ऐसे ही पैसा लगा दोगे, क्या तुम ऐसे ही पैसा लगा दोगे? नहीं, हम कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, लॉस कमा रही है, बिजनेस क्या कर रही है, आगे ग्रोथ है या फिर नहीं है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। कहां देखेंगे? प्रोस्पेक्टस के अंदर। प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट, प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट जिसके अंदर कंपनी के सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, जिसको देख करके कोई पर्सन उसके अंदर इन्वेस्ट करेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, प्रोस्पेक्टस। क्लियर है सर? देन इसके बाद आ जाता है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी 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 क्या होता है सर? मान लेते हैं तुम कॉलेज में गए, कॉलेज के अंदर तुम अटेंडेंस नहीं करवाना चाहते, तो तुम किसी एक पर्सन को बोल देते, भाई तू मेरी जगह पे प्रेजेंट सर बोल देना। दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सी। प्रॉक्सी मतलब क्या? अपने बिहाफ पे मैं किसी दूसरे पर्सन को भेज रहा हूं, भाई मेरी जगह पर जाकर हाँ बोल दियो, मेरी जगह पर जाकर उस इवेंट को अटेंड कर लियो, उसको बोला जाता है प्रॉक्सी। कंपनी के अंदर मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग हो रही है, ठीक है, कंपनी के अंदर जनरल मीटिंग हो रही है। अब मान लेते हैं भाई मेरे पास 3 कंपनियों के शेयर हैं और तीनों कंपनी की जनरल मीटिंग एक ही दिन है, मैं तीनों अटेंड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक कंपनी में जाऊँगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर जिसके सबसे ज़्यादा शेयर है मेरे पास, और बाकी दोनों कंपनी में अपने किसी इंसान को भेज दूंगा, अपने किसी प्रॉक्सी को भेज दूंगा। मेरे बिहाफ पर मैंने उसको ऑथराइज कर दिया कि भाई मेरे बिहाफ पर ये पर्सन जाएगा, उसको बोला जाता है प्रॉक्सी। जो पर्सन जा रहा है उसको बोला जाता है प्रॉक्सी। ये देखो, any person who acts on the behalf of another usually used to denote a person authorized by member of a company। सर मेंबर ऑफ अ कंपनी ने ऑथराइज कराया दूसरा पर्सन कि भाई तू मेरे बिहाफ पे चला जा, एंड वहां पर जाकर वोट करती हो इन अ मीटिंग, ठीक है। देन उसके बाद भाई कोरम। व्हाट इज कोरम? कोरम का मतलब होता है सर, अगर कोई कंपनी मीटिंग बुलवा रही है,
अगर कोई कंपनी मीटिंग बुलवा रही है, क्या वो मीटिंग वैलिड हो जाएगी अगर कोई पर्सन आया ही नहीं? रिलायंस है, रिलायंस मीटिंग करवा रही है, रिलायंस की कंपनी के अंदर 2 मेंबर जाके खड़े हो गए, हम मीटिंग करेंगे, हम मीटिंग करेंगे, हम मीटिंग करेंगे, हम डिसीजन लेंगे, क्या वो मीटिंग वैलिड हो जाएगी? 2 पर्सन मिलके रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी का जो है डिसीजन ले सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए कंपनीज एक्ट में एक प्रोविजन बनाया गया कोरम का। किसका? कोरम का प्रोविजन बनाया गया। सर जी, अगर आपकी कंपनी मीटिंग करवा रही है, अगर आपकी कंपनी मीटिंग करवा रही है तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इतने चाहिए टू मेक अ मीटिंग वैलिड। ठीक है सर, दैट इज द मीनिंग ऑफ कोरम। ये देखो, ये लिखा ना, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस एट अ मीटिंग। क्लियर है सर? कोरम कितना होता है, मतलब कितने मेंबर चाहिए होते हैं, ये आप जब एग्जीक्यूटिव में जाओगे ना तब पढ़ोगे। ठीक है, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, इसके अंदर सब में कोरम चलते हैं। क्यों? क्योंकि सिंगल पर्सन या फिर 0 पर्सन कभी भी कोई डिसीजन नहीं ले सकते। क्लियर है? देन उसके बाद कोटेशन, मैंने टेंडर के टाइम पे पढ़ाया था कोटेशन क्या होती है। कोटेशन कि भाई साहब, दोबारा बता देता हूँ कि सर आप अगर ये काम करवाना चाहते हैं तो इसका इतना अमाउंट लगेगा, या फिर एक रफ आइडिया कि सर इतना अमाउंट लग सकता है इस पर्टिकुलर वर्क में। ठीक है, ये देखो, स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर विच स्पेसिफाइड वर्क विल बी अंडरटेकन। ठीक है भाई। देन उसके बाद रिसेशन, एक होता है बूम पीरियड और एक होता है रिसेशन का पीरियड। बूम पीरियड में क्या होता है, सारी चीजें महंगी हो रही है, सबके पास पैसा ही पैसा है, बहुत सारा पैसा है, अंधेरा हो गया हूं पैसे के अंदर। और रिसेशन के अंदर क्या? गरीबी, भूखमरी, दैट इज कॉल्ड रिसेशन। सर जब स्टॉक मार्केट क्रैश होती है, सर जब स्टॉक मार्केट बूम पे होती है, सब लोग पैसा बना रहे होते हैं, सब लोग पैसा बना रहे होते हैं, सबके पास बहुत सारा पैसा होता है, चीजें महंगी होने लग जाती हैं। और जब रिसेशन आता है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है, किसी के पास पैसा नहीं बचता है, 100 करोड़ लगाए थे, 1 करोड़ रह गया, बंदा खत्म, सुसाइड, 0। दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट? रिसेशन। रिसेशन का मतलब क्या होता है? सर डाउनफॉल इन द इकोनॉमी। और बूम का मतलब क्या होता है? अपवर्ड ट्रेंड ऑफ एन इकोनॉमी, कंडीशन ऑफ एन इकोनॉमी अंडर विच बिजनेस इज कंडक्टेड एट रिड्यूस लेवल। रिड्यूस लेवल पे बिजनेस क्यों कंडक्ट है? किसी के पास पैसा ही नहीं है, खरीदेगा कौन? इट इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय अनएम्प्लॉयमेंट एंड फॉलिंग प्राइजेस। प्राइस फॉल कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। भाई देख भाई देख, अगर तेरे पास पैसा नहीं है तू खरीदेगा नहीं, तू खरीदेगा नहीं तो कंपनी बनाएगी नहीं, बनाएगी नहीं कंपनी, कंपनी एम्प्लॉयज का क्या मतलब? ऐसे बॉटल में डाल के अचार बना के पैक करेगी क्या कंपनी एम्प्लॉयज को? नहीं, कंपनी एम्प्लॉयज को निकालेगी, विच विल लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी। देन उसके बाद चलो रिकॉर्ड डेट। देखो रिकॉर्ड डेट का ना एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, एलजी के आईपीओ का। ठीक है, अभी रिसेंटली एलजी का आईपीओ आया था, तो मैंने कहा यार आईपीओ में लगा देंगे पैसा, तो उसकी रिकॉर्ड डेट थी समवेयर 12 नवंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माइट बी, आई मे बी रॉन्ग। तो उसकी डेट थी 12 नवंबर। ठीक है, मान लेते हैं रिकॉर्ड डेट की डेट थी क्या? 12 नवंबर। मैंने कहा ब्रो 12 नवंबर को लगाएंगे पैसे। अब भाई 12 नवंबर को मैं लगाने गया आईपीओ के अंदर, क्योंकि भाई लास्ट डेट पे लगाना चाहिए, तो मैं 12 नवंबर को गया आईपीओ में पैसा लगाने के लिए, आईपीओ बंद। मैं कहा मतलब काहे, रीज़न क्या है इसका? तब मेरे को जाके पता लगा सर रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है यहाँ तक, इससे पहले के जो मेंबर्स हैं मैं उनको कंसिडर करूंगा, स्टॉक स्प्लिट हो, मर्जर हो, कुछ भी हो, यहाँ के पहले की एम्प्लॉयज को मैं कंसिडर करूंगा, इसके बाद के एम्प्लॉयज को कंसिडर नहीं करूंगा। एम्प्लॉयज नहीं, सॉरी, मेंबर्स। मान लो स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, 1 शेयर के बदले में 10 शेयर मिल रहे हैं, नहीं गलत एग्जांपल हो जाएगा। डीमर्जर हो रहा है, क्या हो रहा है? डीमर्जर हो रहा है। अब कंपनी क्या कह रही है, भाई मैं 1 शेयर के बदले में, मेरी कंपनी का 1 शेयर जिसके पास है मैं उसको अपनी कंपनी का शेयर भी दूंगी 1, एंड जो दूसरी कंपनी फॉर्म होगी उसके 2 शेयर भी दूंगी। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, लेकिन वो शेयर दूंगी कब तक? यहां तक। 12 का मतलब क्या है? 12 से पहले। अगर मान लेते हैं रिकॉर्ड डेट है, रिकॉर्ड डेट मतलब 12 से पहले
जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनको कंसिडर करा जाएगा, 12 के बाद वाले मेंबर्स को कंसिडर ही नहीं करा जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, रिकॉर्ड डेट। ऐसी डेट, ये सर्कल इतना बड़ा क्यों घूम गया, ऐसी डेट जिस पे मैं अपने रिकॉर्ड्स पे स्टॉप लगा दूंगा फॉर डिसाइडिंग सम मैटर, दैट इज कॉल्ड क्या, रिकॉर्ड डेट। अ डेट ऑन विच द रिकॉर्ड ऑफ अ कंपनी आर क्लोज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द स्टॉक होल्डर्स टू हुम डिविडेंड्स आर मेड, प्रॉक्सीज आर मेड, राइट्स आर मेड या फिर चेंज्ड, आर टू बी सेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। रिकॉर्ड डेट कौन सी डेट होती है, जिस डेट तक, उस डेट को भी काउंट नहीं करा जाएगा, इस डेट तक से पहले जितने भी लोग थे, इस डेट से पहले जितने भी लोग थे उसको मैं कंसिडर करूंगा, इस डेट के बाद वाले लोगों को कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक है, मान लेते हैं 12 है, 12 से पहले यानी 11 तक के लोगों को मैं कंसिडर कर लूंगा, 11 के बाद के लोगों को कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक है, क्या लिखा ना, रिकॉर्ड्स आर क्लोज्ड ऑन दैट डेट। ठीक है, देन उसके बाद ये आ जाता है रिजर्व्स। रिजर्व्स मतलब क्या सर, कोई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो कि हमने रोक के रख लिया किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, पर्टिकुलर चीज या फिर हम कह सकते हैं किसी प्रॉब्लम के लिए, किसी फ्यूचर पर्पस के लिए, उसको बोला जाता है रिजर्व। मान लेते हैं आपका घर है, ठीक है, मम्मियाँ कुछ पैसे ऐसे रख लेती हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपके घर पे शादी थी, आपके घर पे क्या थी, शादी थी, तो पापा उस काम में बिजी थे, अभी उसमें खर्चा बहुत लग रहा है शादी में, उसी दौरान तुम्हारे घर का फ्रिज खराब हो गया। क्या हो गया, तुम्हारे घर का फ्रिज खराब हो गया। अब भाई घर में कलेश हो गया, फ्रिज भी इसी टाइम पे खराब होना था, ये है वो है, पैसा नहीं है, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका है, कैसे करेंगे, ये है वो है। उसी टाइम पे मम्मी एक एंजल की तरह बाहर आती हैं, ये लो 10,000 रुपये, नया फ्रिज ले आना। ये 10,000 रुपये कहाँ से आए, रिजर्व में से। किसी आने वाली मुसीबत के लिए, किसी फ्यूचर प्रॉब्लम के लिए अगर मैंने कोई पैसा सेव कर रखा है आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, इट्स कॉल्ड क्या, रिजर्व। ये देखो, अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स टू मीट द कंटिंजेंसी, टू मीट द कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी का मतलब क्या होता है, फ्यूचर प्रॉब्लम्स, अनसीन प्रॉब्लम्स, इट्स कॉल्ड कंटिंजेंसी। रिजर्व प्राइस क्या होता है सर, रिजर्व प्राइस क्या होता है, बोली लगती है, बोली। ये देखो, रुको एक चीज दिखाता हूं तुम्हें, एक बड़ी मस्त चीज दिखाता हूं। एक बड़ी मस्त चीज दिखाता हूं। सर ये एक वेबसाइट है जहां पर हम जितनी भी प्रॉपर्टी बोली के अंदर आती हैं, किसके अंदर, बोली के अंदर, बोली के अंदर, ऑक्शन के अंदर आती हैं, वो हम यहां पर सर्च कर सकते हैं। अब ये देखो, ये क्यों हो गया, ये देखो, ये देखो, दिस, ये बैंक का नाम है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रिजर्व प्राइस, क्या, रिजर्व प्राइस सर, रिजर्व प्राइस। इस प्रॉपर्टी का रिजर्व प्राइस कितना है, ये है, एंड जो ईएमडी है वो ये है। ईएमडी क्या होता है सर, ईएमडी मतलब डिपॉजिट बेसिकली। ठीक है, कहाँ की प्रॉपर्टी है सर, करोल बाग की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टी की डिटेल्स देखनी है तो यहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उमेश गर्ग की है, एंड ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, सॉरी। इधर सर, अब ये रिजर्व प्राइस क्या होता है, रिजर्व प्राइस क्या होता है सर, रिजर्व प्राइस इज अ प्राइस जहां से बोली स्टार्ट होगी। रिजर्व प्राइस इज अ प्राइस जहां से बोली स्टार्ट होगी। रिजर्व प्राइस इज अ प्राइस जहां से बोली स्टार्ट होगी। अब ऐसा यार देखो, मान लेते हैं 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कितने की है, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तुम लेने गए 50 करोड़ की प्रॉपर्टी, कोई अमाउंट तो होगा ना भाई,
अब ऐसा तो नहीं कि 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है 50 करोड़ से ही स्टार्ट होगी। भाई मार्केट में गए, कितने की वैल्यू है 50 करोड़ की, बोली कितने से स्टार्ट कर रहे हो, सिर्फ 50 करोड़ से। अगर भाई मैं वहां पे बैठ भी गया तब भी मैं फर्स्ट बोली से ही घाटे में हूं। इसीलिए ऐसा नहीं करा जाता। इसलिए क्या है, एक रिजर्व प्राइस सेट करा जाता है, एक रिजर्व प्राइस सेट करा जाता है, वहां से तुम्हारी बोली स्टार्ट होती है। एंड वो 50 से ऊपर भी जा सकती है, 60 से ऊपर भी जा सकती है, एज अ केस में। ठीक है, अब मान लेते हैं जो वीआईपी नंबर प्लेट्स होती है उनकी भी बोली लगती है, जो वीआईपी नंबर प्लेट्स होती है उनकी भी बोली लगती है। अब भाई कोई अमाउंट तो होगा ना जहां से गवर्नमेंट स्टार्ट करेगी उनकी बोली लगाना, उसी को बोला जाता है क्या, रिजर्व प्राइस। ये देखो, मिनिमम प्राइस सेट इन एडवांस टू एंश्योर द ऑब्जेक्ट फॉर सेल विल नॉट बी सोल्ड एट टू लो अ वैल्यू। सर बोली 1 रुपए से स्टार्ट थोड़ी होगी, इसीलिए क्या कहते हैं कि सर उस वैल्यू का बहुत कम हिस्सा ना मिले हमें, इसलिए हम एक मिनिमम प्राइस रख देते हैं, भाई इतना तो चाहिए ही चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, रिजर्व प्राइस। ठीक है, रिटेल ट्रेड क्या मतलब, फाइनल कस्टमर को सामान बेच देना। रिटेन्ड अर्निंग्स सेम एज रिजर्व्स, कि सर प्रॉफिट आया उसके अंदर से पैसा हमने रख लिया, दैट इज कॉल्ड क्या, रिटेन्ड अर्निंग्स। देन उसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव। एक होता है प्रोस्पेक्टिव और एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव। एक होता है क्या, प्रोस्पेक्टिव, और दूसरा क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है सर, फर्क क्या होता है सर? प्रोस्पेक्टिव का मतलब तो ये होता है सर, ये लॉ अगर जो आज लॉ बन गया, आज क्या तारीख है, आज सर है 12 तारीख नहीं 9 तारीख, 9 तारीख है आज। आज क्या है, 9 तारीख है। आज से जो लॉ बना, मान लेते हैं 9 तारीख को कोई लॉ बना है, आज जो लॉ बना है अब से अप्लाई होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। एंड अगर कोई एक नॉर्मल सा लॉ है जिसके अंदर कोई घपलेबाजी चल रही थी, 9 तारीख को बना, रेट्रोस्पेक्टिवली ये लॉ एप्लीकेबल है। क्या है, रेट्रोस्पेक्टिवली ये लॉ एप्लीकेबल है। मतलब क्या, आगे तो है ही है, पीछे से भी एप्लीकेबल है, दैट इज कॉल्ड क्या, रेट्रोस्पेक्टिव। मतलब क्या कि सर ये जो लॉ है हम मान लेंगे कि पहले भी एग्जिस्ट करता था, दैट इज द मीनिंग ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि सर रेट्रोस्पेक्टिव कभी भी क्रिमिनल केस के अंदर हम नहीं डाल सकते। ठीक है, सिविल केसेस के अंदर डाला जाता है। टेकिंग इफेक्ट एज दो इट हैड अकर्ड एट एन अर्लियर स्टेज। मतलब क्या, पहले से ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल है या फिर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक मिनट रुको। आ गया आ गया आ गया आ गया। आ गया, आई एम बैक। एक ओके 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 okay, I'm back. I am back. टक डन। ठीक है, चलो हम थे यहाँ पर। देन उसके बाद सर रिग्ड मार्केट, जहाँ पर प्राइस का कलेश चल ही रहा है, दैट इज कॉल्ड रिग्ड मार्केट। मैनिपुलेशन ऑफ शेयर प्राइसेस टू अट्रैक्ट बायर्स एंड सेलर टू द रिगर्स एडवांटेज। रॉयल्टी सर, रॉयल्टी का बेसिकली मतलब होता है, ये यहाँ पर जो प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ओनर की प्रॉपर्टी की जो बात हो रही है यहाँ पर, वो बात हो रही है
कॉपीराइटेड प्रॉपर्टी या फिर पेटेंटेड प्रॉपर्टी की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पेटेंटेड या फिर कॉपीराइटेड प्रॉपर्टी की बात हो रही है। मान लेते हैं डोमिनोज है। क्या है? डोमिनोज है। कोई एक पर्सन है, डोमिनोज का रेस्टोरेंट ओपन करता है। क्या वो पर्सन डोमिनोज का नाम बिना उसकी परमिशन के यूज कर सकता है? नहीं कर सकता। सर हमने परमिशन ले ली तो भाई मैं, जो डोमिनोज का मालिक है वो पागल थोड़ी है, तुम्हें ऐसी परमिशन दे देगा। वो तुमसे कुछ फीस चार्ज करेगा। क्या चार्ज करेगा? फीस चार्ज करेगा। उसको बोला जाता है रॉयल्टी। उसको क्या बोला जाता है? रॉयल्टी। ठीक है। कोई गाने हैं, कोई गाने हैं, मान लेते हैं ऐसे टंग 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 टंग, या फिर रुको, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक जो बहुत पॉपुलर, टंग 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 टंग। मान लेते हैं कि इसका उन्होंने कॉपीराइट करवा रखा है। इसका इन्होंने क्या करवा रखा है? कॉपीराइट करवा रखा है। तो अगर आपको ये टंग 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 यूज करना है ना कहीं पे, तो आपको उनको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। उसका नाम होगा क्या? रॉयल्टी। ठीक है। SAFTA है भाई। ये क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। इट इज वन ऑफ द एम्स ऑफ सार्क ग्रुप ऑफ कंट्रीज। भाई इसको याद कर लेना, इसकी जो है फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ठीक है भाई, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है। सैल्वेज वैल्यू मतलब क्या? कबाड़े की वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू मतलब क्या? कबाड़े की वैल्यू। ये देखो, रिकवरिंग आइटम्स फ्रॉम अ साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन। सर हमारा कोई काम खराब हो रहा है, हमारा कोई काम खराब हो रहा है। मान लेते हैं मेरी साबुन बनाने की फैक्ट्री है। क्या, किस चीज की फैक्ट्री है? साबुन बनाने की फैक्ट्री है। मैंने क्या बोला? सर मैं फैक्ट्री बंद कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं फैक्ट्री अपनी बंद कर रहा हूँ। ये जितना भी सामान है आप वापस ले जाओ। एंड ये जो मेरी मशीन्स मैंने खरीदी है ना, 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी थी, आप 50,000 रुपये में ले जाओ। दैट इज द मीनिंग ऑफ सैल्वेज वैल्यू। ठीक है। सैल्वेज वैल्यू मतलब क्या? कबाड़े की वैल्यू में, बिल्कुल रद्दी के भाव में आपको सामान मिल गया। दैट इज कॉल्ड सैल्वेज वैल्यू। देन उसके बाद स्कैम आ जाता है। सर स्कैम हमको पता है। स्कैम क्या होता है? सर स्कैम क्या होता है? स्कैम क्या होता है? सर जो तुम्हारा काट के गई थी ना, उसी को बोला जाता है स्कैम। जो तुम्हारे साथ स्कैम करके गई थी उसी को स्कैम बोला जाता है। जो तुम्हारा पागल काट के गई थी ना, वो उसी को स्कैम बोला जाता है। ठीक है। देन उसके बाद सेबी। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दिस इज द बॉडी जो कि लिस्टेड कंपनी या फिर सिक्योरिटीज़ की मार्केट के ऊपर निगाह रखती है, जिसको इसको बोला जाता है सेबी। ठीक है। देन उसके बाद सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन मतलब क्या? सर आपने किसी कंपनी से 1 करोड़ रुपए, कंपनी ने किसी बैंक से आपने 1 करोड़ का लोन लिया है, एंड देन आपने मतलब बैंक आपको ऐसे तो लोन दे नहीं देगा। मान लेते हैं मिस्टर अमन है, मिस्टर अमन गए हैं बैंक के पास। मिस्टर अमन कहाँ गए हैं? भाई मेरे को थोड़ी सी नींद आ रही है एक्चुअली। मिस्टर अमन गए, मिस्टर अमन है, मिस्टर अमन गए हैं बैंक के पास। मिस्टर अमन है, मिस्टर अमन गए हैं बैंक के पास। बैंक से बोला इन्होंने कि सर 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। बैंक ने बोला ओके, लेकिन आपको अपनी 1 करोड़ 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मेरे पास गिरवी रखनी पड़ेगी। उसी को बोला जाता है सिक्योर्ड लोन। क्यों? सर आपने कोई सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी टू गेट द लोन। अदरवाइज अगर आप पैसा लेके भाग गए तो मैं क्या करूंगा? नाचूंगा थोड़ी। मैं आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको बेच के पैसा कमाऊंगा। बेचूंगा कैसे? समझे बच्चू? उसको बोला जाता है सिक्योर्ड लोन। ऐसा लोन जो कि सिक्योर्ड है, जिसके लिए आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है। देखो, मनी लेंडर्स विल रिक्वायर सम फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी व्हेन लोनिंग द मनी। जब वो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको कुछ काइंड ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है। कितना बच रहा है अभी? 169। 4 पेज बचे। एक्चुअली क्या है ना, अभी मेरे को नींद भी आ रही है एंड सामने बहुत तेज़ रोशनी है। ये रोशनी नहीं रखूँगा ना तो मेरा फेस ठीक नहीं आएगा। एंड आई केयर अबाउट, मतलब आई केयर अ लॉट अबाउट माई फेस। ठीक है। 2 मिनट का टाइम दो, 2 मिनट का टाइम दो, तब तक मैं क्या करता हूँ, गाने चला देता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है। बस 2 मिनट, बस 2 मिनट। मेरी नींद अभी उड़ जाएगी। मैं पानी पी के आऊँगा। ऐसे मतलब पानी पी के आऊँगा। ठीक है। पानी ख़त्म हो गया यहाँ पे। गाने चला देता हूँ मैं यूट्यूब पे। 2 मिनट, बस 2 मिनट का टाइम देना।
When you have the perfect response in your head, but your fingers just can't keep up. We've all been there. Typing क्या ते नहीं मानता तू? क्या ते क्यों इतनी लड़ाई करे करे? मैं यूं ही पागल हो रही हूँ क्या तेरे पीछे? जयपुर में पेशी बड़े ब्रदर की लाग रही है, मेरे पधारा देख मर्डर की लाग रही है। आसपास के इलाके में भी पूछताछ हो रही, पाछे जिप्सिया देख छोरी सदर की लाग रही। मेरी यूके अमेरिका की ट्रिप चल रही है, बैरी डरे बैठे सब के ड्रिप चल रही है। तेरी फूल जागी सांस मत आवे मेरे पास, तना महंगे पड़े सुपने ये छैले आले रे। घने गंदे मेरी गैले आले रे, घने गंदे मेरी गैले आले रे, घने गंदे मेरी गैले आले रे, घने गंदे मेरी गैले आले रे। जाट समाज गलत बात का साथी नहीं है। जरा गात में समान और आंट में समान, कोई गुंडा गना बने फिर लगा दूं मैं समान। तू जो वीडियो में देख ले रहा खुद के विमान, तू पाछे होगी छोरा देख के जवान। तू थोड़ी आले दिल की डाले जा स्नैप, डर जागी देख के गंडासी के निशान। तगड़ा भगत छोरा बालाजी न पूजे, खून की भगत जोर खोल रे दुकान। ना डुल्ला छोरा फिट फट जीन देख के, डर जागी बोली मेरे सीन देख के। छोरा करेगी उस गांव ते बिलोंग, जित लाके दारा बंदे कट्ठे तीन देख के। बड़े मारन ने फिरे पर मरदई कोनी के, खागे जाम रखे छोरे दर्दई कोनी करे। लेवल करो सारे बैले आले रे, घने गंदे मेरी गैले 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 आले रे। खेलिया कभी गए मने खेली कोन्या गेम, कदे छोरी पाछे लड़के न टेक्या कोनी टाइम। कदे देसी घी में बेके छोरा खा जा रोटी 8, चॉकलेटी बाड़का जो खाया कोनी जैम। कदे माँ मेरी लाड करे बापू करे मार दे, छोरा उड़ा कल्ला खाली हो गया आसमान दे। पीसा पाछे बेचा कोनी कदे भी ईमान दे, पीसा पाछे बेचा कोनी कदे भी ईमान दे। गैरी खड़ा सामने मैं राम राम करूं, अकड़ दिखावे फिर पक्का काम करूं। सारी कार्रवाई देख कल्ला पड़ा छोरा, छोटी मोटी बातों पे मैं कट्ठा काम करूं। छोरा अनमोल बिना दाम कायो देख, दिल्ली चले नाम छोरा गाम कायो देख। बारे वाली चमक या फिक्की पड़ा तेरी, मोटरा पे हो जा से रंगीन शाम देख। तू से गोरी छोरी मारे काम चले काले रे, घने गंदे मेरी गैले आले रे, मेरी गैले आले रे, मेरी गैले आले रे। ऊंची रखे चले टड़क के सिडान, बात लंबी कोनी खींचे खड़े पैर समाधान। साथ खड़ी पंचगामी कौन गुंडा पाके शामी, मखा इतनी रबड़ी कोनी किसे की दुकान। यारी दोस्ती में सारा घर फूक देवा, पर यारी दोस्ती में कोनी रोली चल्या करे जी की। नशा में पानी वो एक करे समझौता, मारे मैटरा में सुन सीधी गोली चल्या करे। ओ पैर मारे सुन दादा लाई चल रहे हैं गैल, चाचा ताऊ वाले मेरे भाई चल रहे हैं। कई साले मेरी लान की स्कीम सोच रहे हैं, एंटी पार्टी तक करने को लैब पहुंच रहे हैं। पहला क्रम कांड करे आइब बना हूं मैं सिंगर, छोरो जाटा को है सागे बिस्नोया का ये टिंगर। आदो शीशो खुलो बाहर काटे रखे छोरा फिंगर, 5-7 भाई पाड़ते वे कार्रवाई कोना करके। ये छोरा कट्ठी टोली चल्या करे जी की, नशा में पानी वो ये करे समझौता, मारे मैटरा में सुन सीधी। Infallible, it's a statement. New Infallible Lacquer Resistance Liquid Lipstick by L'Oreal Paris. A 16-hour lacquer-like shine that's so transfer resistant. It's about color. It's about shine. New Infallible Lacquer Resistance Liquid Lipstick by L'Oreal Paris. You're worth it. तेरा भाई मर जा मर्दी को ना यार जनानी, तेरे खातिर नाश करेंगे दिल में तेरे वास करेंगे। से तनिया के पास धरेंगे रहना जान कती डरिए रे, क्यों कर दुर्योधन की खातिर रण में करण खड़ा था अटकैनू है। तेरी खातिर खड़ा यार तेरा चिंता ना करिए रे, शामी अर्जुन हो या कोई उससे भी बड़ा योद्धा। से ना मिला खाक में आया मेरे ते
करिए। वो शिव शक्ति है, अंबा है, आद्या शक्ति है। उनकी प्रचंड तेज को कोई सह सके नहीं। अनंत सूर्यों जैसी कांति मां भगवती की, महाबलशाली। त्रिभुवन में कुछ पैदा नहीं हुआ कि अपने स्वरूप में आ जाए, उनसे आंख मिला ले कोई। भगवान शंकर भी चरणों में लौट गए। महिषासुर घूमे तीनों लोक में निडर कर, ब्रह्मा को खुश होना चाहता था। हमारे वरदान पाया स्वयं परम पिता से ऐसा कि मुझे मार ना पाए ना कोई देव ना कोई नारी, क्योंकि नारी को ना समझू मेरे प्यार की माटी में। महिषासुर मुझे मेरी शोभा नहीं घटानी, मुझे चाहिए ना वर में नारी से रक्षा पाके वर समझे खुद को सर्व शक्तिशाली। तीनों लोक में नहीं तो मुझसा हो बलवान, रखू आंख में गुरु चेहरे पे अभिमान। मेरे सामने चुनौतियां भी भस्त हो गई, मैं बना देवता बल से पर जन्म से शैतान करूं मार काट। जहां भी मैं चलूं सीधा ताज, उनकी आंखों में भय दी के सुन मेरा नाम पर याद भी हो। जिसने किया लड़ने का मुझसे अस्तित्व, वही खो बैठा वो भीड़ा जो नादान था। इमाम करे देविया देवता किया ध्यान, आदि शक्ति उमा और महादेव। तो हाँ आप भी करो हमारी रक्षा है, माते क्रोधित पार्वती हुई सब ये देखा लिया रूप ऐसा जिसका ना तेज देखा जाए। आंखों में अंगार और दस्ती बुझाए, घर पार्वती है प्रतीक शांति का। माँ दुर्गा नारी का शक्ति रूप दिखाए, होने वाला था प्रचंड अब युद्ध। एक देवताओं ने भी किया माँ को शस्त्र भेंट, त्रिशूल चक्र धनुष बाण पत्र शंख ढाल खड़ग गदा कमल। I am back. ठीक है, चलो जी। सेट ऑफ मतलब क्या सर? कोई एक पर्सन है और एक बी पर्सन है, उन दोनों के बीच में कलेश हो गया। ए पर्सन गया कोर्ट के पास, सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मेरे को 50,000 रुपये इससे लेने हैं, 50,000 रुपये इससे लेने हैं। मिस्टर बी गया भाई अपना डिफेंस स्टेटमेंट लेके, सर बिल्कुल सही बात है, मैंने इससे कॉन्ट्रैक्ट करा था, 50,000 रुपये मुझे देने हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसने मेरे से कुछ सामान खरीदा था एंड मेरे को इससे 60,000 रुपये लेने हैं। उसको बोला जाएगा सर सेट ऑफ, खत्म कर दो इस मामले को। 50,000 आपने देने हैं, 60,000 आपने लेने हैं, इन दोनों को खत्म कर दो। दोनों का केस चलता रहेगा, दोनों को नुकसान होगा। एक काम करते हैं, 50,000 रुपये आप मत लो, 60,000 रुपये आप मत लो, दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ। ठीक है, खत्म कर देना। A claim of one party when adjusted against the amount payable to another is called set off। ठीक है, सेटलमेंट सर, सेटलमेंट क्या होता है कि सर एंड ऑफ द डे किसके पास कितने शेयर गए, किसके पास कितने शेयर आए, इसको बोला जाता है सेटलमेंट। ठीक है, देन उसके बाद शेयर, सर शेयर मींस शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, सिंपल। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट मतलब क्या सर, आपने कितने शेयर्स खरीदे उसका एक सर्टिफिकेट बन जाता है, उसको बोला जाता है शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, अब तो क्या है डीमैट के अंदर होता है, लेकिन काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं, प्राइवेट कंपनीज जिसको बोला जाता है, जो कि शेयर सर्टिफिकेट अभी भी इशू करती हैं अपने लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स को। ठीक है, शेयर होल्डर क्या होता है, जिसने शेयर खरीद रखे, जिसके पास शेयर है, दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है सर? स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग का बेसिकली मतलब ये होता है सर, आपका शेयर है, एमआरएफ का शेयर है, मान लो 1.5 लाख रुपए का, आज कितने का एमआरएफ का शेयर है? 1.5 लाख रुपए का। अब कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को, एक शेयर को 15 शेयर्स के अंदर डिवाइड कर देती है, एक शेयर को 15 शेयर के अंदर डिवाइड कर देती है, उसको बोला जाता है स्प्लिटिंग। उसको क्या बोला जाता है? स्प्लिटिंग। एक शेयर को जब डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, तो उसको बोला जाता है स्प्लिटिंग। ये देखो, सब डिविजन ऑफ शेयर ऑफ अ लार्ज डिनोमिनेशन इनटू शेयर्स ऑफ अ स्मॉलर डिनोमिनेशंस। सर पहले डिनोमिनेशन कितनी थी? 1.5 लाख रुपए की। डिनोमिनेशन वैसे फेस वैल्यू को बोला जा रहा है, बट मान लेते हैं कि 1.5 लाख उसकी फेस वैल्यू है। रुको यार 1 मिनट, ₹10। अरे भाई साहब 10 रुपए, 10 रुपए है उसकी शेयर फेस वैल्यू। तो हम क्या, कंपनी क्या कर रही है, उसको 10 शेयर्स में डिवाइड कर दे रही है, तो आज उसकी वैल्यू 15,000 रुपए एक शेयर की बन जाएगी। उसको बोला जाएगा स्प्लिटिंग। कि सर लार्जर डिनोमिनेशन कितना था? 10 रुपए। स्मॉलर डिनोमिनेशन कितना है? 1 रुपए। उसको बोला जाता है स्प्लिटिंग। ठीक है, देन उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है? सर ये एक काइंड ऑफ ड्यूटी है या फिर टैक्स है, जो कि हमें
गवर्नमेंट को देना होता है while रजिस्टरिंग एनी डॉक्यूमेंट, उसको बोला जाता है स्टैम्प ड्यूटी। द एड वैलोरम ड्यूटी, द एड वैलोरम ड्यूटी, एड वैलोरम मतलब क्या, ऑन द वैल्यू जो ड्यूटी पे करी गई है, ड्यूटी नहीं टैक्स बोला जाता है। स्टैम्प ड्यूटी इज अ टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी इज अ टैक्स, इसको ध्यान रखना, ठीक है। बाय अफिक्सिंग रेवेन्यू स्टैम्प्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है मैंने बताया था, डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या फर्क होता है। डॉक्यूमेंट जो कि हमें रिटर्न इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट क्या, जो कि हमें इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कोई एक हमारा राइट क्रिएट कर रहा है, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, उसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट। और इंस्ट्रूमेंट जब भी हम रजिस्टर करवाते हैं हम क्या पे करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, अदरवाइज उसको एज एन एविडेंस नहीं माना जाता, ठीक है। देन उसके बाद भाई स्टैच्यूटरी बुक्स। स्टैच्यूटरी बुक्स मतलब क्या होता है, वो बुक्स जो कि बाय स्टैच्यूट या फिर बाय लॉ कंपल्शन है बनाना, उसको बोला जाता है स्टैच्यूटरी बुक्स। जैसे कि सर मिनट बुक हो गया, अकाउंटिंग की बुक हो गई, उसको बोला जाता है स्टैच्यूटरी बुक्स, ठीक है। देन उसके बाद आ गया यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर हमारी सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं, उस मार्केट प्लेस को बोला जाता है स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। स्टॉक ट्रांसफर, सर हमने किसी को कोई चेक इशू करा, लेकिन वो चेक जो है कहीं हमसे मिसप्लेस हो गया, उसको बोला, फिर क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारा कोई चेक मिसप्लेस हो गया, तो अब क्या ऐसे ही जाने दे क्या, नहीं, हमारा 1 लाख रुपए का 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। मान लेते हैं 1 करोड़ का चेक था, हमने पार्टी बी को इशू करा था, अगर वो मिसप्लेस हो गया तो कोई और पर्सन सेम अकाउंट खुलवा के उस चेक को डिपॉजिट कर देगा। तो इसलिए क्या बोला जाता है सर, स्टॉप ट्रांसफर, कि इस चेक के ऊपर जितना भी अमाउंट है इसको रोक दो, ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। हमने जेठालाल के केस में भी पढ़ा था, जब उसका चेक खो गया था तो उसने एक मैडम को फ़ोन करा था, सर मैडम हमारा चेक मिसप्लेस हो गया, प्लीज़ इसका स्टॉप पेमेंट करवा देंगे। स्टॉप पेमेंट का मतलब क्या है कि सर जी इस चेक के ऊपर कोई भी पेमेंट मत देना। इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अकाउंट होल्डर टू इस बैंकर नॉट टू एनकैश एनी पेमेंट, ठीक है। देन उसके बाद भाई सब जुडाइस, एक होता है रेस जुडिकाटा और एक होता है रेस सब जुडाइस, ये आपके JIGL के कंसेप्ट है। रेस सब जुडाइस के अंदर क्या होता है, सर मैटर जो है अभी कोर्ट में पेंडिंग है, मतलब जो मैटर है वो कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, आप पेंडिंग मैटर के ऊपर किसी दूसरे कोर्ट के अंदर जाके कोई अपील नहीं, कोई आप दोबारा पिटीशन फाइल नहीं कर सकते, कोई एप्लीकेशन या फिर कोई आप सूट फाइल नहीं कर सकते, उसको बोला जाता है सब जुडाइस। सब जुडिकाटा मतलब क्या, केस आपका क्लोज हो चुका है, केस आपका कट चुका है, अब आप सेम मैटर के लिए एक दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकते। जुडाइस का मतलब क्या होता है, सब जुडाइस का मतलब क्या होता है, कोई एक मैटर है आपने कोर्ट में दिया, डिसीजन नहीं आया, कोर्ट का डिसीजन नहीं आया, अभी कोर्ट का डिसीजन पेंडिंग है, तो आप उस मैटर के लिए दूसरे कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्या, सब जुडाइस। रेस सब जुडाइस इसका पूरा नाम होता है। समन मतलब क्या, एक ऑफिशियल कॉल बाय द कोर्ट कि सर आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। सिविल केस के अंदर कोर्ट बोलता है कि भाई आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड समन करना, ठीक है। समन करना मतलब बुलाना किसी पर्सन को। सुओ मोटो मतलब बाय इट्स ओन सेल्फ, अपने आप अगर कोई कोर्ट या फिर कोई अथॉरिटी कुछ काम कर रही है तो उसको बोला जाता है सुओ मोटो। कोई आपकी डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई करवाना है, कोर्ट अपने आप कर रहा है, या फिर आपकी कोई अथॉरिटी है आपके कंपनी के ऊपर अपने आप केस फाइल कर रही है, उसको बोला जाता है सुओ मोटो। सुओ मोटो मीन्स बाय इट्स ओन सेल्फ, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है भाई टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब क्या होता है सर, टेक ओवर सिंपली मीन्स किसी कंपनी को टेक ओवर कर देना, उस कंपनी के ऊपर चढ़ जाना, उस कंपनी को खत्म कर देना, खत्म नहीं करना मतलब उस कंपनी को एक्वायर कर लेना। बेसिकली मीन्स मतलब होता है बेसिक वर्ड जो होता है इसका जनरल वर्ड एक्वायर कर लेना। एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल मतलब क्या, उसके कंट्रोल को एक्वायर कर लेना, उसको बोला जाता है टेक ओवर कर लेना। मतलब आज मान लेते हैं अडानी की कंपनी है, ठीक है, मेरा मन करे, मैं वैसे ज़्यादा शोशेबाजी करता नहीं हूँ, बट अगर मेरा मन करे मैं अडानी को बहुत मतलब ऐसे खरीद सकता हूँ। अडानी की कंपनी मेरा मन कर रहा था, एक दिन ऐसे ही बाहर गया, कंपनी अच्छी नहीं चल रही है अडानी की, तो मैं गया, मैंने कहा सर कितने की है, उसने अमाउंट बताया कुछ, चलो आज से आपकी कंपनी मेरी, उसको बोला जाता है टेक ओवर करना, उसकी कंपनी को अपने एक्विजिशन में ले लेना, उसको बोला जाता है टेक ओवर कर लेना। अब यार जब आप SLCM के अंदर जाओगे तो काफ़ी सारी चीज़ें देखोगे, बिगेस्ट शेयर होल्डर का कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट टेक ओवर अगर हमने करना है तो क्या हमें सारा जो अमाउंट है
मतलब जो सारे शेयर्स हैं वो खरीदने पड़ते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इधर टेक ओवर का मतलब क्या है? आपने उस कंपनी के ऊपर कंट्रोल एक्वायर कर लिया। कंट्रोल एक्वायर करने के लिए आपको 100% शेयर खरीदना जरूरी नहीं है। मान लेते हैं अभी तक किसी कंपनी के किसी पर्सन के पास 25% शेयर है एंड 25% इज द हाईएस्ट नंबर। अगर उसको कोई डिसीजन पास करना है तो वो 25% लेकर अपने डिसीजन पास कर रहा है। उस केस में आप जाते हैं, आप 26% का शेयर खरीद लेते हैं। अब आप बिगेस्ट शेयर होल्डर बन गए उस कंपनी के। अब आपका पूरा कंट्रोल उस कंपनी के ऊपर आ जाएगा। उसको बोला जाता है टेक ओवर कर लेना। टैंजिबल एसेट्स हमने लास्ट में पढ़े थे। इनटैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते। टैंजिबल एसेट्स जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं क्या मतलब, मेरे कान में अंधा नहीं हूँ, मतलब देख सकते हैं एंड उसको टच कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इनटैंजिबल एसेट्स। उसको महसूस करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे सामने, आंखों के सामने प्रेजेंट है। टैरिफ क्या मतलब? सर टैरिफ पहले होता था। टैरिफ बेसिकली एक टैक्स है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, एक्साइज कस्टम, दैट इज टैरिफ। एक्साइज कस्टम वगैरह उसको बोला जाता है टैरिफ। ठीक है, टैरिफ बढ़ा दिए ट्रंप ने, नहीं अभी एक्टिव है। ठीक है, टैरिफ बढ़ा दिए कंपनी, ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिए। मतलब क्या सर? इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करने के ऊपर चार्जेस बढ़ा दिए। मान लेते हैं कोई लग्जरी कार है, दुबई से मेरे को इंपोर्ट करवानी है। मान लेते हैं लेक्सस की कोई लग्जरी कार है, मेरे को दुबई से इंपोर्ट करवानी है। मैं क्या करूँगा? इंपोर्ट करवा लूँगा। अब गवर्नमेंट बोलेगी भाई तूने 1 करोड़ की गाड़ी तो इंपोर्ट करवा ली, अब हमारा क्या? हमें भी कुछ चाहिए। तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई इसके ऊपर 100% तेरे को टैक्स देना पड़ेगा। तो भाई मेरी गाड़ी मेरे को 2 करोड़ की पड़ी, 1 करोड़ की जो मैंने इंपोर्ट करवाई, 1 करोड़ वो जो कि मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दिया। टैक्स को बोला जाता है टैरिफ। ठीक है, देन उसके बाद टैक्स हॉलिडे। भाई कुछ ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पर आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पर आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। कोविड के टाइम पे ये टर्म इंट्रोड्यूस की गई थी, कोविड के टाइम पे इंट्रोड्यूस नहीं करी गई थी, मतलब पहले से चलती आ रही है। बट हाँ, कोविड के टाइम पे इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ था। कंपनी का बिजनेस ही नहीं चल रहा भाई, टैक्स किस चीज़ का ले रहे हो आप? टैक्स हॉलिडे। कोई ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पर आपको टैक्स की छूट दे दी गई है। ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है टेंडर। भाई मैंने लीगल टेंडर के अंदर समझा दिया टेंडर क्या होता है। टर्म लोन मतलब क्या? टर्म लोन मतलब क्या? कोई ऐसा लोन जो एक पर्टिकुलर टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म की बेसिकली यहाँ पर बात करी जाती है। ठीक है, बेसिकली लॉन्ग टर्म की वहाँ पर बात करी जाती है। ये देखो, ठीक है, ओवर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज फॉर टिपिकली लॉन्गर टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई लोन ली जाती है तो उसको बोला जाता है टर्म लोन। ठीक है भाई, मेरी बैटरी डाउन हो रही धीरे धीरे, कितना बज रहा है? फटाफट खत्म करते हैं इसको। ठीक है, टेस्टिमोनियल्स क्या होते हैं? सर? सर्टिफिकेट इशूड बाय अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू एन इंडिविजुअल अबाउट हिज कंडक्ट, एबिलिटी और क्वालिफिकेशन। सर अगर मैं आपकी कोई तारीफ कर रहा हूँ, लिख कर दे रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड टेस्टिमोनियल। ठीक है, टेस्टिमोनियल्स का बेसिकली मतलब क्या होता है? सर अगर कोई पर्सन आपके बारे में रिव्यू प्रोवाइड कर रहा है, आपके बारे में कुछ बता रहा है, आपकी एबिलिटी को बता रहा है, उसको बोला जाता है टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, टाइटल मतलब क्या? टाइटल का मतलब बेसिकली होता है ओनरशिप। ओनरशिप किसकी है, किसके नाम पे ये प्लाट है, उसको बोला जाता है टाइटल। टाइटल का साइड में लिख लेना ओनरशिप। ठीक है, टॉर्ट मतलब क्या? टॉर्ट मतलब क्या? ऐसी सिविल इंजरी या फिर ऐसा सिविल केस जिसके ऊपर कोई कानून बना ही नहीं है। मान लो तुम एक लड़के हो, मैं आया और तुम्हारे बाल खींच के भाग गया, क्या करोगे? किस पे केस करोगे? किस लॉ के अंदर केस करोगे? क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत करा? अटेम्प्ट टू मर्डर, थप्पड़ मारा, कुछ भी नहीं, बेइज्जती करी, नहीं करी, किस लॉ के अंदर करोगे? भाई टॉर्ट के अंदर। ये बंदा मेरे को तंग कर रहा है, दैट इज कॉल्ड क्या? टॉर्ट। ठीक है, देन उसके बाद टॉर्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है? कोई ऐसी सिविल कार्य, कोई ऐसा गलत सिविल कार्य जिसका जो रेमेडी है जिसकी, वो किसी लॉ में अवेलेबल ही नहीं है, उसको बोला जाता है टॉर्ट। ठीक है, ये इट्स लाइक लॉज का आलू, कहीं भी डाल दो, कोई भी गलत चीज हो रही है इसके अंदर डाल दो, बेसिकली टॉर्ट।
TQM भाई जब तुम प्रोफेशनल में आ जाओगे, एक सब्जेक्ट है SMCF। SM के अंदर एक पार्ट आता है, एक चैप्टर आता है, उसके अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन दे रखी है, डेफिनेशन भी नहीं दे रखी, फुल फॉर्म बता रखी है। लेकिन TQM का बेसिकली मतलब क्या होता है, TQM का बेसिकली मतलब क्या होता है, एक कंपनी को हर एस्पेक्ट में नापा जाता है, मापा जाता है, उसको बोला जाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। कि सर आपकी जो मैनेजमेंट है उसकी टोटल क्वालिटी क्या है, हर तरफ से उस कंपनी को नापा जाएगा, उसको बोला जाएगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या मतलब भाई, नॉर्मल अगर कोई होलसेलर कोई रिटेलर को डिस्काउंट दे रहा है तो उसको बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेडमार्क मतलब क्या, पेटेंट्स के अंदर समझा चुका हूं मैं। देन उसके बाद ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीज याद रखना कि ट्राई अथॉरिटी है टेलीकॉम कंपनीज की, ठीक है। ट्राई अथॉरिटी है टेलीकॉम कंपनीज की, ठीक है। उसके बाद ट्रांसमिशन, एक होता है ट्रांसफर, एक होता है ट्रांसमिशन। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, अगर मैं अपने शेयर जीते जी किसी पर्सन को दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर। मैंने मिस्टर हिमांशु को अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर। मैंने अपने शेयर्स आपको प्रोवाइड कर दिया, आपको आपके नाम पर रजिस्टर करवा दिया, उसको बोला जाता है ट्रांसफर कर देना। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, मैं अपना एग्जांपल नहीं लूंगा। कोई एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है। अगर एक पर्सन के पास, एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, एक पर्सन है ए, उसका बेटा है बी, मिस्टर ए का बेटा है मिस्टर बी। अब ए डेथ हो गई ए की, ठीक है, ए की क्या हो गई, डेथ हो गई। उसके पास जितनी भी सिक्योरिटीज थी किसके पास आएगी, मिस्टर बी के पास, क्योंकि उसका लीगल हेयर है, उसका बेटा है एंड ऑल दैट स्टफ। जो भी उसकी प्रॉपर्टी है सारी मिस्टर बी के पास आएगी एंड इसको बोला जाएगा ट्रांसमिशन। यहाँ पर बात हो रही है सिक्योरिटीज की, शेयर्स की। जितने भी शेयर्स है ए के वो बी के पास पहुंच जाएंगे, उसको बोला जाएगा क्या, ट्रांसमिशन। जब उसकी डेथ हो जाएगी तब। अगर वो जिंदा है तो क्या है वो, ट्रांसफर, और ट्रांसमिशन क्या है, आफ्टर हिज डेथ, ठीक है भाई। ट्रेसपास क्या होता है, ट्रेसपास क्या होता है, ट्रेसपास क्या होता है, ट्रेसपास मीन्स आपके घर में घुस जाना बिना आपकी परमिशन के, दैट इज कॉल्ड ट्रेसपासिंग। पुलिस भी आपके घर में अगर घुसती है बिना आपकी परमिशन के या फिर बिना सर्च वारंट के, तो आप उनके ऊपर भी केस कर सकते हो अंडर क्या, ट्रेसपासर, ठीक है, ट्रेसपासिंग, ठीक है। देन उसके बाद ट्रस्टी, भाई अगर कोई पर्सन है, मैंने उसको, भाई ट्रस्टी मैंने एक्सप्लेन कर तो रखा है, मैंने ट्रस्टी एक्सप्लेन कर रखा है, पहले करा कहाँ पे था, फिड्यूशरी कैपेसिटी के अंदर मैंने ट्रस्टी को एक्सप्लेन करा था, ठीक है, देख लेना उसको। टर्नओवर, भाई टोटल सेल कितनी हुई, टोटल पैसा कितना आया एक कंपनी के पास, उसको बोला जाएगा टर्नओवर, ठीक है। अंडरराइटर, अंडरराइटर मतलब क्या, अंडरराइटर का काम क्या होता है, मान लो कोई कंपनी आईपीओ ला रही है, कोई कंपनी आईपीओ ला रही है, तो उसका एक लॉ है कि सर जी आईसीडीआर के अंदर लिखा है कि आपको आपके शेयर्स 90% सब्सक्राइब करवाने पड़ेंगे, तभी आपका आईपीओ वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज आपका आईपीओ जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। एंड अगर मान लेते हैं कंपनी बहुत सारा खर्चा कर रही है, उसके 80% शेयर्स आते हैं, 80% शेयर्स सब्सक्राइब हो जाते हैं, तो क्या कंपनी आईपीओ ला सकती है, 90% का लॉ है, नहीं ला सकती। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, पहले अंडरराइटर के साथ साठगांठ कर लेती है कि भाई अगर मेरे को कोई दिक्कत होती है, अगर मेरे शेयर्स नहीं होते 90%, तो भाई तू करवा के देगा, तू करवाएगा किसी भी तरीके से, उसके लिए मैं तेरे को कमीशन पे करूंगा। और वो जो तू है कौन करवा के देगा, अंडरराइटर्स करवा के देंगे, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन क्या, जिसके लिए कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई, जिसके लिए कोई कोलेटरल प्रोवाइड नहीं किया गया, ठीक है। ये वकालतनामा क्या होता है, कोर्ट जो जज है, सॉरी जज नहीं, जो वकील है, जो एडवोकेट है, वो साइन करेगा वकालतनामा कि सर इसके बिहाफ पर मैं केस लड़ रहा हूं, दैट इज कॉल्ड वकालतनामा, ठीक है। वैट ये सब हट चुका है अब। वैट का बेसिकली मतलब क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, हर स्टेज पे लगता था, तो ये वैट हट चुका है, तो इसको ना ही समझे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। वाउचर क्या होता है, सर आपको कोई सम सॉर्ट ऑफ गिफ्ट मिल रहा है, उसको बोला जाता है बेसिकली वाउचर। कंपनीज इशू करती हैं अलग अलग कंपनीज इशू करती हैं अलग अलग पर्सन को, ठीक है, उसको बोला जाता है वाउचर। कोई कंपनी अपना कोई गिफ्ट देना चाहती है किसी एक पर्सन को, लक्की कस्टमर को, उसको बोला जाता है वाउचर। किसके थ्रू देगी, वाउचर के थ्रू देगी। या फिर कोई पर्सन है गिफ्ट कार्ड भेजना चाहता है, उसको बोला जाएगा वाउचर, ठीक है।
देन उसके बाद वेजेस आती हैं। सर वेजेस मतलब क्या? दिहाड़ी। मैनुअल वर्कर्स को जो अमाउंट पे करा जा रहा है उसको बोला जाएगा दिहाड़ी। वारंट केस क्या होता है सर? वारंट क्या होता है? एक होता है वारंट केस और एक होता है, एक सेकेंड, नॉन वारंट केस। ठीक है, वारंट क्या होता है? वारंट वो केस होता है जहां पर जो पुलिस वाला है उसको वारंट चाहिए। अब इधर सर्च वारंट या फिर अरेस्ट वारंट आपको पकड़ने के लिए नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं होता है, ये बेलेबल ऑफेंस होता है। ठीक है, वारंट केस जो होता है वो बेलेबल ऑफेंस होता है। ठीक है, तो जो वारंट केस है, एक सेकेंड यार, वारंट केस नॉन बेलेबल, नॉन वारंट, वारंट केस। ठीक है, वारंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली जब भी कोई पुलिस आपको पकड़ रही है तो उसको आपको वारंट चाहिए होगा। कोई ऐसा केस जहां पर, एक सेकेंड यार ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैं समझाता हूँ, थोड़ी देर में समझाता हूँ। ठीक है, इसको मैं बाद में समझाता हूँ। अरे यार ये वारंट वो है, हटाओ इसको, छोड़ दो। ठीक है, वारंट का बेसिकली मतलब क्या होता है? सर अगर आप कोई कंपनी के शेयर खरीद रहे हो उसके साथ आपको वारंट मिलेगा। वारंट आपको एक राइट प्रोवाइड करता है, एक राइट प्रोवाइड करता है कि सर आप बाद में जाकर भी इस प्राइस के ऊपर इस सिक्योरिटी को खरीद सकते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ वारंट। वारंट क्या सर? समझा नहीं। मान लेते हैं आप हिमांशु हैं, कंपनी का नाम है अंबानी लिमिटेड। ठीक है, कंपनी का नाम क्या है? अंबानी लिमिटेड। अंबानी लिमिटेड आपको एक वारंट प्रोवाइड कर रही है, आपको एक वारंट प्रोवाइड कर रही है। सर मैं आपको वारंट दूंगा 100 रुपए में। कितने रुपए में? 100 रुपए में। आप 1 साल बाद जाकर मेरी कंपनी का शेयर आज की वैल्यू पे खरीद सकते हैं। ठीक है, इट्स लाइक अ लॉटरी। नहीं, लॉटरी नहीं कह सकते, नहीं लॉटरी नहीं कह सकते, लॉटरी नहीं होती। मैं आपको क्या 100 रुपए का एक वारंट बेच रहा हूं, मिस्टर अंबानी है वो आपको 100 रुपए का एक वारंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सर इस वारंट से आप 1 साल बाद मेरी कंपनी का शेयर आज के प्राइस पे खरीद सकते हो। आज कंपनी का प्राइस चल रहा है मान लेते हैं 1500 रुपए। अंबानी कह रहा है भाई तू 100 रुपए मेरे को एक्स्ट्रा दे, 1 साल बाद 1500 रुपए में शेयर ले जाइयो। 1 साल बाद कंपनी का शेयर हो गया 2000 रुपए। तुम्हारे को कॉस्ट कितनी पड़ी? 1500 प्लस 100 रुपए, 1600 रुपए का शेयर पड़ गया तुमको। 1 साल बाद वैल्यू क्या है? 2000 रुपए, 400 रुपए का प्रॉफिट। सर वारंट जरूरी नहीं होता है, वारंट जरूरी नहीं होता है। तुम बाद में एक्सरसाइज करो, 1500 की वैल्यू थी, 100 रुपए का शेयर रह गया, क्या तुम उसको एक्सरसाइज करोगे? 1500 रुपए का शेयर खरीदोगे? तुम नहीं खरीदोगे। वारंट एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, ये देखो वारंट होल्डर को राइट मिल जाता है टू बाय फ्रॉम द इशूअर अ सिक्योरिटी आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बेसिकली वारंट का मतलब यही होता है। वारंट केस जो मैं समझा रहा था दैट वाज अनदर थिंग। ठीक है, खत्म हो गया ये, अब मैं सोऊंगा जाके सॉरी। ठीक है, वारंटी मतलब क्या? वारंटी मतलब क्या कि सर आपको कोई सामान खरीदा, आपने कोई सामान खरीदा, उसके लिए मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको वारंटी देता हूं, अश्योरेंस देता हूं कि सर अगर आपका सामान बिगड़ गया तो मैं आपको ठीक करवा के दूंगा। उसको बोला जाता है वारंटी। ठीक है, एक मैं ऑब्लिगेशन लेता हूं, मैं एक जिम्मेदारी लेता हूं कि सर अगर आपको कोई डैमेजेस होते हैं तो उसको मैं ठीक करवा के दूंगा। ठीक है, उसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसको कॉन्ट्रैक्ट को ही कैंसिल कर दो, मैं आपको ठीक करवा के दूंगा। विच एंटिटीज सीक डैमेजेस बट नॉट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करूंगा, मैं आपको जो डैमेजेस हैं वो रीपे करके दूंगा या फिर मैं आपका सामान ठीक करवा के दूंगा। दैट इज कॉल्ड वारंटी। ठीक है, वॉचडॉग क्या? देखने वाला कुत्ता। वॉचडॉग का बेसिकली मतलब ये होता है जो अथॉरिटीज या फिर जो बॉडीज बनाई गई हैं उस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर नजर रख रही हैं या फिर नहीं रख रही हैं, उसको बोला जाता है वॉचडॉग। सेबी इज अ वॉचडॉग फॉर सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, ग्रुप अपॉइंटेड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। कुछ गलत तो नहीं हो रहा उस चीज में, तो वो चीज देखते हैं। ठीक है, वाइंडिंग अप भाई मैंने पहले बताया था इंसॉल्वेंसी के साथ। ठीक है, वाइंडिंग अप मैं पहले बता चुका हूँ। देन उसके बाद विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग? विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये होता है सर आपके अकाउंट्स को तोड़ मोड़ कर कुछ इस तरीके से दिखा देना कि आपके अकाउंट्स देखने में अच्छे लगे। मान लेते हैं मैसर्स बबीता मित्तल एक एसोसिएट है,
एक फर्म है, ठीक है, पीसीएस फर्म है, मैसर्स बबीता मित्तल, सीएस बबीता मित्तल एक क्या है, फर्म है, सीएस की फर्म है। इसके पास एक क्लाइंट आया, बिल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, मान लेते हैं बिल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब ये कंपनी कह रही है कि सर मैडम मेरे को एक कंपनी खरीदनी है, मेरे को क्या एक कंपनी खरीदनी है, या फिर मेरे को अपनी कंपनी बेचनी है। बिल्डिंग लिमिटेड जो है वो कह रही है कि मेरे को अपनी कंपनी बेचनी है। मैसेज बबीता मित्तल है, बबीता मित्तल ने देखा इसके अकाउंट्स बिल्कुल खराब हो रखे हैं, कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड नहीं होगा इसकी कंपनी को खरीदने में। अब मैं क्या करती हूँ, इसके अकाउंट्स में ऐसे चेंज कर दिया, ऐसे चेंज कर दिया, वैसे चेंज कर दिया, वैसे चेंज कर दिया, इसकी जो बैलेंस शीट है उसको बहुत सुंदर दिखा दिया। अब बबीता मित्तल गई, मान लेते हैं कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के पास, किसके पास, कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के पास, ये देखो एक है ना बिल्डिंग लिमिटेड है, ऐसे ऐसे है, बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसको देखो तो सही एक बार। उसने देखा, हाँ भाई बैलेंस शीट तो बहुत अच्छी लग रही है, खरीद ली। इसीलिए विंडो ड्रेसिंग करी जाती है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या, जो आपकी बैलेंस शीट खराब हो रखी है उसको तोड़ मोड़ कर कुछ इस तरीके से दिखा देना कि आपकी बैलेंस शीट देखने में अच्छी लगे, देखने में अच्छी मतलब ऐसे डिजाइन विजाइन नहीं डालना, देखने में अच्छी मतलब क्या, प्रॉफिटेबल लगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। देन उसके बाद वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल भाई मतलब क्या, असेट माइनस लाइबिलिटी, असेट माइनस लाइबिलिटी, असेट माइनस लाइबिलिटी इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। कि सर आपको इतना पैसा तो चाहिए ही चाहिए डे टू डे काम करने के लिए, दैट इज कॉल्ड क्या, वर्किंग कैपिटल, ठीक है यार। वो कैपिटल क्या, वो कैपिटल जो आपको वर्क करने के लिए चाहिए रोजमर्रा के काम में। भाई मान लो 10 लाख रुपए मेरे को चाहिए, 10 लाख रुपए तो नहीं चाहिए। मान लेते हैं कि मेरा माल आता है, 30 दिन की पेमेंट है, कितने की, 30 दिन की पेमेंट है, रोज मेरे पास माल आता है, 30 दिन का एडवांस, मतलब एडवांस क्या मतलब बाद में दूंगा मैं, 30 दिन बाद में मैं अपना पेमेंट करूंगा। एंड रोज मेरे पास माल आ रहा है, रोज माल आ रहा है 1 लाख रुपए का, रोज माल आ रहा है 1 लाख रुपए का। अब आफ्टर 30 डेज मेरे को रोज 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, वर्किंग कैपिटल। रोज मेरे को जो पेमेंट करनी है, रोज मतलब क्या, रोज जरूरी नहीं है कि एक ही चीज की पेमेंट हो। मान लेता है किसी दिन स्टेशनरी चाहिए, किसी दिन चाय चाहिए, किसी दिन बिस्किट चाहिए, किसी दिन मट्ठी समोसा चाय पिज्जा, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। भाई मेरे को इतना पैसा चाहिए अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। आज ये सामान खरीद खत्म हो गया, आज वो सामान खरीद खत्म हो गया, तो उसके लिए कुछ पैसा चाहिए, उसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। रेट भाई रेट मैं समझा चुका हूँ उसके साथ, पिटीशन के साथ, ठीक है। रेट एंड रेट पिटीशन डन है। राइट ऑफ करना मतलब खत्म कर देना डेट को। कोई एक ऐसा डेट है, कौन सा, बैड डेट है, कोई एक ऐसा डेट है जो कि गंदा वाला डेट है, बैड डेट है, वो हमको पैसे वापस नहीं करेगा। मुझे ये चीज़ पता है कि वो जो पर्सन है वो मेरे पैसे वापस नहीं करेगा। इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो डेट है ये गंदा डेट हो चुका है, बैड डेट हो चुका है, इसको हमारी बैलेंस शीट में से कट कर देंगे, इसको बोला जाता है राइट ऑफ कर देना। आपने जितने भी लॉसेज हो गए या फिर कोई डेट हो गया उसको खत्म कर देना, उसको साफ कर देना, उसको शो ही ना करना, उसको बोला जाता है राइट ऑफ कर देना। ये देखो, एक्सटिंग्विश या फिर कैंसिल अ डेट इज कॉल्ड राइटिंग ऑफ। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है सर, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, लास्ट वर्ड, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं। पानी भी लेते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है सर, जीरो कूपन बॉन्ड वो होता है जो गवर्नमेंट इशू करती है। कौन इशू करता है, गवर्नमेंट इशू करती है। नहीं एक सेकंड, गवर्नमेंट, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं, कोई एक पर्सन है, कोई एक अथॉरिटी है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको जीरो कूपन बॉन्ड इशू कर रही है, ठीक है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन क्या बोल रही है, भाई मैं इसके ऊपर तेरे को 0% इंटरेस्ट दूंगा। क्या, 0% इंटरेस्ट दूंगा। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर, मैं तेरे को 0% इंटरेस्ट दूंगा। क्या तुम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे 1 साल के लिए? मैं तो नहीं करूंगा। तो कंपनी क्या बोल रही है, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या बोल रही है कि सर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, आपको मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगी, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो 1 लाख रुपए है ना, 1 लाख रुपए का जो बॉन्ड है, 1 लाख रुपए का जो बॉन्ड है, मान लेते हैं नोट है, 1 लाख रुपए का जो नोट है
वो नोट आज मैं आपको 80,000 रुपए में दे दूंगी। आज जो 1 लाख रुपए का नोट है ना, वो मैं आपको 80,000 रुपए में दे दूंगी। 1 साल बाद क्या होगा, आप 1 लाख रुपए में उसको बेच देना, मुझे वापस बेच देना 1 लाख रुपए में, एंड मैं आपको 1 लाख रुपए पे कर दूंगा या फिर कर दूंगी। दैट इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कुछ नहीं मिल रहा यार, नाम चेंज हो गया है, काम वही है, आपको पैसा मिल रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड है, इसके ऊपर मैं इंटरेस्ट पे नहीं करूंगा, 0% इंटरेस्ट है। बट ये जो 1 लाख रुपए का बॉन्ड है, 1 लाख रुपए का नोट है, वो मैं आपको कम वैल्यू में प्रोवाइड कर दूंगा, 80,000 रुपए में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि जो आपका गैप है वो आपका प्रॉफिट बन सके। दैट इज द मीनिंग ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। 1 मिनट रुको, मैं देखता हूँ कि सिर्फ गवर्नमेंट इशू कर सकती है क्या। 1 मिनट रुको। गवर्नमेंट इशू कर सकता है, बैंक इशू कर सकता है, और ऐसी कंपनी जो कि इंफ्रा वगैरह के अंदर या फिर फाइनेंस के अंदर डील करती है। फाइनेंस बेसिकली बैंक आ जाते हैं। तो मैंने सही बोला था, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। गवर्नमेंट इशू कर सकती है एंड जो बैंक्स हैं वो ही इशू कर सकते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स को, ठीक है। सो हमारा चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर खत्म हो चुका है। हमारा जो बिजनेस कम्युनिकेशन है यहाँ पर एंड हो चुका है, एंड अब से वी विल स्टार्ट विद द इको, ठीक है। सो दैट इज इट भाई। अभी बज चुके हैं रात के 2:30 एंड हमारी 1.25 घंटे की रिकॉर्डिंग खत्म हो चुकी है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, एंड अगली क्लास के अंदर मिलते हैं, ठीक है। बाय, लव यू।